Okay, so welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is शैलेंद्र द्विवेदी. It is physics. तो आज फिजिक्स में हमारा होगा लेक्चर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3. ठीक है ना. तो इसमें हम लोग सीखेंगे आज, पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू. ठीक है ना. आज हम लोग सीखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है ना, ओम्स लॉ, और रेजिस्टेंस क्या होता है, ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होती है. ठीक है. लिमिटेशंस क्या है, ओम्स लॉ की प्रूविंग कैसे करें ये सीखेंगे, और रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करेगा ये सब पढ़ेंगे. ठीक है. तो तैयार हो जाइए कॉपी पेन निकाल करके. ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3. तो हेडिंग लगाए ओम्स लॉ. हेडिंग क्या रहेगा, ओम्स लॉ. बहुत ही सिंपल लॉ है. ओम्स लॉ शायद हम पढ़ा भी चुके हैं क्या, है ना, पढ़ा भी चुके हैं. यस, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ भी लिया है. और इसमें ग्राफ आपने प्लॉट किया था V और I के बीच. अगर हम V और I को एक एक्सेस पर लेकर के अलग अलग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है. तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करे, उसको फॉलो करे, है ना, तो हम लोग कहेंगे क्या कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस है. क्या है वो, ओमिक रेजिस्टेंस. जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे वो क्या है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है. ठीक है ना. जैसे कि PN जंक्शन डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर हो गए, ये सब क्या होते हैं, इनका अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, कुछ कर्व शेप मिलेगा इस तरह से. तो जब कर्व शेप मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस. ठीक है. तो ओम्स लॉ की प्रूविंग करनी थी, है ना. तो V/I इक्वल टू क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट होता है. मतलब एक कांस्टेंट को हम लोग R मानते हैं. क्या मानते हैं, R. यही हमें प्रूफ करना है. क्या करना है, प्रूफ. कैसे प्रूफ करेंगे, हाउ टू प्रूव इट, सोचिए कैसे प्रूफ करेंगे ओम्स लॉ की प्रूविंग. प्रूविंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे. क्या लेंगे, कंडक्टर. इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या मान लेंगे, n मान लेंगे. क्या मान लेंगे, n पर यूनिट वॉल्यूम का. जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, कैपिटल A है. इसका लेंथ कितना है, स्मॉल l. पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हो रहा है, V. और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहे हो क्या है, E. इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. किस वेलोसिटी से, हाँ, ये सभी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. तो जो इसमें करंट फ्लो होगा, करंट, वो I इक्वल टू आपने पढ़ रखा है प्रूविंग इसका, NeAVD. बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. एक क्वेश्चन नंबर 1. हमें ओम्स लॉ की प्रूविंग करनी है, और VD इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, E टाउ बाई M. बोलो पढ़ा है. अब आपने E इक्वल टू ये भी पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ. यहाँ पुट करेंगे VD कितना मिलेगा हमें, EV टाउ बाई ML. इक्वेशन नंबर 2. इस VD की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, NEA EV टाउ बाई ML. E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, N स्क्वायर A टाउ इंटू कैपिटल V बाई ML. बोलो सही है. कुछ कटेगा पिटेगा नहीं इसमें, नहीं कटेगा. ठीक है. N स्क्वायर A टाउ बाई ML. हमें क्या चाहिए, V/I चाहिए ना. तो क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, और I को इसके नीचे ला देंगे. बोलो हो जाएगा ना भाई. ML का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, और इस I को इसके नीचे भेज देंगे.
मतलब हम लिख सकते हैं v अपॉन आई कितना आ जाएगा ml/n² a टाउ, इक्वेशन नंबर 3। तो हमें ये मिलेगा। अब अजम्पशन क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फ़र्क है लेंथ, एरिया और रिलैक्सेशन टाइम, ये वेरिएबल है। क्या है ये? अगर हम इस कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस ना करें, क्या ना करें, हाँ, इफ़ देयर इज़ नो चेंज, ये पढ़ाए थे ना ओम्स लॉ में, इन फिजिकल स्टेट, इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस ना हो तो जो लेंथ है, एरिया है और टाउ है ये कांस्टेंट होंगी, विल बी कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होंगी। जब चेंज नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं क्या, v अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। तो वो प्रूफ हो गया ना। और इस कांस्टेंट को क्या मानेंगे हम, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से क्या होगा, एक रेजिस्टेंस का फार्मूला मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4, दिस इज द ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। और इससे रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या मिला, ml/n² a टाउ, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला मिल गया। क्लियर है? किसका फार्मूला, रेजिस्टेंस का। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? तो मैं चाहूँगा इसको वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट करिए। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया। तो अब आप लोग के मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि I = NeAVD ये कहाँ से आ गया, है ना। I = NeAVD ये फार्मूला होता है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ किया है क्योंकि इसकी प्रूविंग हम अलग से करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर आप जानते रहिए कि जब भी ओम्स लॉ की प्रूविंग होगी आप I = NeAVD का यूज़ करेंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। अब इसकी प्रूविंग कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। तो ओम्स लॉ की प्रूविंग हो गई, ओम्स लॉ की प्रूविंग कर लिया आपने, कर लेंगे प्रूफ। और इस प्रूफ से हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस का एक फार्मूला मिलता है ml/n² a टाउ। ओके, ये भी एक फार्मूला है, याद रखना, ठीक है। तो हेडिंग आप बना सकते हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये हेडिंग बनेगी। और इसी हेडिंग में हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि I = NeAVD कैसे आएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक कंडक्टर लेंगे, क्या लेंगे, कंडक्टर, जिसकी लेंथ अपनी कुछ होगी, क्या होगी, हाँ, लेंथ। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम मान लेते हैं कितना है, A है, लेंथ कितना है, L, ठीक है। इसका अपना वॉल्यूम कितना होगा, A × L, ये वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n है, मान लें, इतना तो मान सकते हो ना, है ना। लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, ये होगा स्मॉल n। तो पूरे होल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें जब हम बैटरीज कनेक्ट करेंगे इसको, इसे बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे इससे हम, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव चल करके नेगेटिव तरफ फ्लो करेगा, ये है कि नहीं। और अगर V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, V। आपने देखा जैसे ही हम बैटरीज कनेक्ट करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं और एक्सेलरेट होने के बाद वो कोलाइड कर जाते हैं किससे, पॉजिटिव आयन से, और अपना जो भी एनर्जी लिए रहते हैं वो क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन बाद में एक एवरेज और कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं।
बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड पढ़ाए थे ना। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यहाँ से ट्रेवल करेंगे, कहाँ से, यहाँ से, ये सभी ट्रेवल करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। इस ड्रिफ्ट स्पीड को हम लोग क्या मानते हैं, वी कहते हैं। क्या कहते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसके बाद जो और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस होल वॉल्यूम में वो सभी L डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, L डिस्टेंस। किस स्पीड से करेंगे, Vd। क्लियर है। तो पहले हम लोग इसमें निकालेंगे टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर लेंथ L बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो टाइम t इक्वल टू कितना आएगा, लेंथ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, L है, स्पीड कितना है, Vd। बोलो क्लियर है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t इक्वल टू क्या निकालेंगे आप, L बाई Vd। क्लियर है। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n माना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम चाहिए हमें, टोटल वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब n इंटू Al। ये वॉल्यूम हो गया आपका और ये यूनिट वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन। तो Al वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, NaL। बोलो सही बात है भाई। हमने कहा कि यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n, तो पूरे वॉल्यूम में कितना होगा, NaL, क्योंकि वॉल्यूम कितना होगा पूरा, Al होगा, एरिया इंटू लेंथ। क्लियर है, ओके। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, टोटल चार्ज Q इक्वल टू कहोगे Ne, क्या कहोगे, Ne, और N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, NaL इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, और एक इलेक्ट्रॉन पे E होता है, तो NaL में कितना होगा, NaLe। ये टोटल चार्ज आएगा। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक करंट, नाउ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका फार्मूला आपने पढ़ा है, I इक्वल टू कितना, Q बाई T। बोलो पढ़ा है। Q कितना है, NaL इंटू E बाई L बाई Vd। Vd कहाँ जाएगा, ऊपर, L से L कैंसिल, I इक्वल टू NeA Vd। देखो प्रूफ हो गया ना बेटा, I इक्वल टू NeA Vd। ये प्रूफ हो गया ना, नोट कर लीजिए। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू NeA Vd के बारे में। इसको आप बना सकते हो इक्वेशन नंबर 1। क्या बना सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। क्यों हमने इक्वेशन बनाया, क्योंकि इसकी प्रूविंग तो हो चुकी है। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है करंट डेंसिटी का। अगर कोई पूछे करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd में क्या रिलेशन होगा, तो उसके लिए आइए देखते हैं। तो मैं इस साइड इरेज कर रहा हूँ, आप लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, बिकॉज करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई A। करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई A। सेकेंड नंबर, इस I की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर। I इक्वल टू NeA Vd हमने प्रूफ कर दिया। अब J इक्वल टू I बाई A होता है ना। तो I के प्लेस पर क्या रखेंगे बच्चों, NeA Vd। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
J इज इक्वल टू NeAVD अपॉन A, A से A कैंसिल, J कितना आएगा NeVD। J को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, अभी जस्ट बोला ना हमने करंट डेंसिटी, ये पढ़ाए थे ना शायद आप लोग को, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो वो J होता है I/A और इस I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो J का एक नया फार्मूला मिलेगा NeVD। ये वेक्टर है J, तो आप इसे वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो क्या, वेक्टर J इक्वल टू NE वेक्टर VD, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नोट करिए इसको। बोलो क्लियर हुआ अच्छे से? ओके। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशनशिप। ओम्स लॉ हमने पढ़ ही लिया है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। क्या होता है रेजिस्टेंस, है कि नहीं? कोई पूछे व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज अपॉन आई मतलब करंट। V बाई आई को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ से निकल के आया है। और एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या, एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी किसकी? किसी भी कंडक्टर की जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, जिसमें क्या हो रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, वो कंडक्टर अपने में से जो करंट फ्लो होता है उसका क्या करता है, वो अपोज करता है ना। तो इसका जो मेन कॉज है, रजिस्टर कैसे अपोज करता है, तो जो मेन कॉज है रेजिस्टेंस का वो है उसका क्या, कोलिजन। इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करते हैं फ्रिक्वेंटली विद पॉजिटिव आयन, वही क्या है आपका मेन कॉज है। वो उस इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं मूव करेगा तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, है कि नहीं। तो कभी कभी अगर ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाए मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, कोलिजन, ठीक है ना, कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें एक नोट लगा के नोट कर लीजिए, नोट, मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस is collision of free electrons with positive ions। पॉजिटिव आयन साथ क्या होता है, जो कोलिजन होता है वही क्या है, रेजिस्टेंस है। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, कम कोलिजन कम रेजिस्टेंस, है ना। तो कोलिजन जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है कि नहीं। अगर मैं एक बात करूँ, एक लॉन्ग वायर है, एक लॉन्ग वायर है और एक छोटा वायर है, तो किस में कोलिजन ज़्यादा होगा, लॉन्ग वायर में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को वन एंड से दूसरे एंड तक जाने में। बोलो सही बात है, वन एंड से दूसरे एंड तक जाने में इलेक्ट्रॉन को काफ़ी कोलिजन करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस किसमें ज़्यादा ऑफर करेगा, लॉन्ग वायर में। क्लियर? जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कोलिजन होगा, और उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। छोटा वायर है तो क्या होगा, कोलिजन कम होगा, रेजिस्टेंस भी कम रहेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इस बिहाफ पे बाई एक्सपेरिमेंटली, इसे आप नोट फर्स्ट बना दो, इसको नोट सेकेंड। बाई एक्सपेरिमेंटली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लेंथ ऑफ वायर। और जितना ज़्यादा मोटा वायर रहेगा, थिक मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना कोलिजन
कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इन्वर्सली किसके, ए के। इसे हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स। तो याद रखना आर प्रोपोर्शनल टू बेटा एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसको कंबाइन करेंगे आर प्रोपोर्शनल टू l/a और इक्वल करेंगे, कांस्टेंट लेंगे रो l/a। इस रो को हम लोग कहते हैं रजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, या इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R इक्वल टू रो L/a। अब रो को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट अगर रो निकाले तो RA/ क्या जाएगा L। इफ L ले ले 1 मीटर और एरिया ले ले 1 मीटर स्क्वायर, तो रो कितना जाएगा R। मतलब यूनिट लेंथ का वायर हो और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, है ना। यूनिट लेंथ का वायर हो और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, उसका रेजिस्टेंस जो भी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो कहेंगे। ठीक है ना, यही है रो। और यहाँ से रो की SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ रो, इसका ओम, इसका मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल आएगा, ओम इनटू मीटर। याद रहेगा ना, क्या होगा, ओम इनटू मीटर। ये नोट सेकंड है आपका, नोट कर लीजिए, क्लास 10th में भी पढ़ रखा था आपने, है ना। कोई कंफ्यूजन इसको यहाँ तक नहीं, ठीक है। R इक्वल टू रो L/a। अब जो ये रो है ना आपका, एक ही मटेरियल है, अगर मटेरियल क्या है, एक ही है, तो एक ही मटेरियल के लिए रो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो नोट थर्ड लगाइए, नोट थर्ड, नोट थर्ड, for a same material, value of rho is same। ठीक है ना, फॉर अ सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल के लिए रो की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, सेम होती है। जैसे हमने कहा कि मैंने शिशिर को 2 वायर दिए, दोनों वायर एल्यूमिनियम के हैं, एक का लेंथ है 5 मीटर, दूसरे का लेंथ है 1.5 मीटर। 5 मीटर और 1.5 मीटर के 2 वायर दिए एल्यूमिनियम का, दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेंथ डिफरेंट है, तो क्या इनका रजिस्टिविटी सेम होगा, रो की वैल्यू सेम होगी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, वो क्या है, रजिस्टिविटी। रो मतलब रजिस्टिविटी, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो क्या रहेगा, हाँ, गोल्ड का 2 वायर ले लो, 3 वायर ले लो, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ डिफरेंट है, तो क्या होगा, रो सेम होगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिफरेंट है तो क्या होगा, तब भी रो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ये लर्न रहेगा ना, वेरी गुड। तो अब इसी पर हम एक सवाल करेंगे, उससे पहले हेडिंग डाल दीजिए कंडक्टिविटी। क्या डालिए हेडिंग, कंडक्टिविटी।
हेडिंग क्या रहेगा? कंडक्टिविटी। आपको कंडक्टेंस पढ़ाया है ना, कंडक्टेंस C इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस पढ़ा है। तो कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये होता है 1 बाई रजिस्टिविटी। क्या होता है? हाँ, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाई रजिस्टिविटी। ठीक है, 1 बाई रो। क्लियर है? अब रो की वैल्यू क्या होता है? आर ए बाई एल होता है। क्या होता है? आर ए बाई एल। यहाँ रख के सॉल्व कर सकते हो, मतलब यही रहने दो, डाउट के कोई मतलब नहीं है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, 1 बाई ओम मीटर होगा, तो ये जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं? मो, है ना? क्या बोलते हैं? मो, MHO पढ़ाए थे ना, या साइमन पर मीटर। ठीक है ना? तो इसको याद रखना, यही है कंडक्टिविटी। एक क्वेश्चन दे इसी पर। अगर मैं किसी वायर को स्ट्रेच करूं, क्या करूं? स्ट्रेच करूं, और स्ट्रेच करके उसके लेंथ को हम 10% इंक्रीज कर दें। कितना परसेंट? जितना है उसका 10% और बढ़ा दें स्ट्रेच करके, तो उसका रेजिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R हो, बोलो। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर, on stretching a wire, लिखा its length increases by 10%, then what will be new resistance in percent increase? In percent increase, what will be new resistance in percent increase? है ना? परसेंट इंक्रीज में कितना नया रेजिस्टेंस होगा, कितना इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस, है ना? तो हमने लेंथ, देखो एरिया भी डिफरेंट हो जाएगा बेटा। स्ट्रेच करोगे पतला होगा तो एरिया क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेंथ बढ़ रही, एरिया घट रहा है। अब ज़रा सोचिए, 10% लेंथ बढ़ रही है, तो इसे सॉल्व करिए 2 मिनट ट्राई करके। चलिए फोकस करिए सब लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? लेंथ 10% इंक्रीज हो रहा है, जितना है उसका 10%, जितना है उसका 10% और बढ़ जा रहा है। अगर हम इनिशियल लेंथ को L1 कहें और ये हमने L मान लिया, क्या मान लिया? L, तो L2 कितना होगा? L प्लस L का 10%, मतलब 10% ऑफ L। क्लियर? ये समझ आ रहा है बच्चों? इनिशियल लेंथ मान लो कितना है? L है। तो जब स्ट्रेच कर रहे हो तो कितना बढ़ रहा है? जितना है उतने में उसी का 10% और जोड़ दो, है ना? L प्लस L का कितना? 10%। बस। क्लियर? इस टाइप क्वेश्चन नेट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो L प्लस 10% मतलब 10/100 इंटू L, 1 0 कैंसिल, 10 LCM लेंगे यहाँ पे, तो 10 1 जा 10 प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, यानी 11L/10 आएगा L2। ये फाइनल लेंथ हो गया बेटा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना ये है कि लेंथ इंक्रीज करो या डिक्रीज करो।
वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो इनिशियल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू लेंथ, A1 L1 बराबर A2 L2। ठीक है, हमें निकालना है L1 अपॉन L2। अगर निकाले यहाँ से तो आ जाएगा A2 बाई A1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका यूज हम आगे चल के करेंगे भी। ठीक है, अभी मैं इसी के हेल्प से एक ट्रिक बना दूंगा आपके लिए। इसी के हेल्प से क्या बना दूंगा, ट्रिक। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना मान लेंगे यहाँ पे, R1 इक्वल टू R। ठीक है, या R1 ही मान लीजिए, इनिशियल R1 है, फाइनल कितना है R2। तो R1 कितना होगा, देखो मटेरियल वही है, चेंज हो नहीं रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो रो L1 बाई A1 सही है। R2 कितना होगा, रो L2 बाई A2। आपस में डिवाइड कर दो, अनडिवाइडिंग। जब डिवाइड करेंगे तो R1 बाई R2 इक्वल टू क्या मिलेगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1 बाई A1 अपॉन L2 बाई A2। A2 मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो R1 अपॉन R2 बराबर L1 इंटू A2 अपॉन A1 इंटू L2। ठीक है, तो यहाँ पे L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। तो यहाँ से A2 बाई A1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, L1 बाई L2। बोलो, जहाँ A2 बाई A1 लिखा है वो किसके बराबर है, L1 बाई L2 के बराबर है। तो हम इसके प्लेस पे L1 बाई L2 लिख सकते हैं, या इसके प्लेस पर मतलब इसके प्लेस पे A2 बाई A1 लिख सकते हैं, या इसके प्लेस पे L1 बाई L2 लिख सकते हैं। तो क्या लिखें, A2 बाई A1 को हटाएं कि L1 बाई L2 को हटाएं। हाँ, क्यों, क्योंकि हमें L1 और L2 मालूम है। ठीक है ना, अगर A1 A2 दिया होता तो हम यहाँ पे क्या रखते, A2 बाई A1। क्लियर है ना। अगर कभी ऐसा कहता कि हम एरिया इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये L1 बाई L2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बोलो सही बात है। तो यहाँ से आपका एक कंक्लूजन क्या मिला, L1 बाई R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, ट्रिक बी है, इक्वेशन सेकेंड। नोट कर लीजिए, ये क्या है, ट्रिक है और फार्मूला भी है, नोट करिए। और हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आप समझ चुके हैं, इतनी बातें। ठीक है, करना क्या है बच्चों, L1 के प्लेस पे L रखेंगे, L2 के प्लेस पे 11 बाई 10 L रखेंगे। तो बाई इक्वेशन सेकेंड है ना, R1 अपॉन R2, L1 के प्लेस पे L और यहाँ 11L बाई 10 होल स्क्वायर। ये L से कैंसिल, 10 कहाँ जाएगा ऊपर, 10 बाई 11 का होल स्क्वायर, मतलब 100 बाई 121। क्लियर। हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। क्या निकालना है, तो आपको पता है जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। भाई लेंथ बढ़ा है तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा। तो अगर हमको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल, मतलब R2 माइनस R1 बाई R1। ये निकालेंगे हमें ये निकालने की ज़रूरत है, इनटू 100। क्लियर, हमें ये निकालने की ज़रूरत है। क्लियर, ये है परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। क्लियर,
ये फार्मूला होता है। अब इसमें R2 माइनस हमें क्या दिया है, R1/R2 दिया है ना, R1/R2 दिया है। इसको देखो अलग अलग कर सकते हो क्या, इसको R2/R1 माइनस 1 into 100, बोलो सही है, कर सकते हो ऐसा। चलो अब हम यहाँ पे R1/R2 दिया, तो यहाँ बताओ R2/R1 कितना होगा, और रेसिप्रोकल देखो 121/100, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 121/100 माइनस 1 इंटू 100 एलसीएम ले लो, 121 माइनस 100 इंटू 100 कैंसिल, 121 माइनस 100 कितना आएगा 21%, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, अब अगर क्वेश्चन में आपसे कह रहा हो अगर लेंथ हम बढ़ा दें n टाइम्स, मतलब इनिशियल लेंथ जितना है उसका कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला हमेशा वैलिड है। तो R1/R2 इक्वल टू इनिशियल लेंथ हम L मानेंगे, L2 क्या रखेंगे NL होल स्क्वायर, और यहाँ इनिशियल रेजिस्टेंस R मान लेंगे, ये R2, L से कैंसिल 1/n², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा R2 इक्वल टू n² टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, कितना टाइम्स, n² टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब 3 टाइम्स करा, 3 टाइम्स कर देंगे यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9R हो जाएगा, क्लियर है ना। 2 टाइम्स करा जाए तो 2 का स्क्वायर 4R हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ऐसे ही स्ट्रेचिंग वाले केस में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको ये फार्मूला याद रखना है और एक स्क्वायर याद रखना है, ठीक है ना। और ये बराबर A2/A1 का होल स्क्वायर होता है, ये भी याद रखना। कभी कभी एरिया भी दे देता है, एरिया इंक्रीज किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, तो नया रेजिस्टेंस क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप इस पर सवाल लगा सकती हैं, ठीक है ना। अब हेडिंग रहेगा रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे हम बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर में अगर हम कॉपर ले लें, क्या ले लें, इधर हम ले रहे हैं टेम्परेचर T, यहाँ ले रहे हैं रजिस्टिविटी रो, कॉपर वायर की, किसके लिए है, फॉर कॉपर। इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, है ना। मतलब पहले क्या होगा, धीरे धीरे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या होगी, रेजिस्टिविटी धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसके बाद जो है ये यहाँ से फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ऐसे ग्राफ, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। हम बात करें फॉर एलॉय, एलॉय में क्या लेंगे, नाइक्रोम, क्या लेते हैं, नाइक्रोम। तो इसका रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसा होगा, इसका भी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा इसका, नाइक्रोम के लिए। फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बहुत ज़्यादा जनरेट होंगे, जिससे रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी क्या होगी,
घटेगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है ना, ये सेमीकंडक्टर ग्राफ हो गया, कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर। हाँ, बस यहाँ तक धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा बाद में स्ट्रेट लाइन गया है। क्लियर, ये कॉपर के लिए है। तो ग्राफ याद रखना, सेमीकंडक्टर के लिए कैसा ग्राफ रहेगा, कर्व शेप ग्राफ रहेगा। डायग्राम बना लीजिए, एग्जाम में अगर पूछता है तो क्या बताएंगे आप लोग कि कॉपर का रजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या होता है, इंक्रीज करता है ना। और एलॉय का भी क्या होता है, ऑलरेडी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है इसका, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो एक हाई रजिस्टिविटी बढ़ जाता है इसका, है ना, हाई रजिस्टिविटी मिल जाता है। और उसके बाद ये फिर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही क्या है, हाँ, कम है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाओगे रजिस्टिविटी क्या होता है, घटेगा। क्लियर, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और नीट के एग्जाम में भी दे सकता है। ग्राफ देके पहचान लेंगे आप लोग, है ना। तो ये है टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस। और इसके लिए अगर सवाल पूछता है क्वेश्चंस में तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T। RT क्या है, T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है, अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और ये है टेम्परेचर जिस टेम्परेचर की आप बात कर रहे हो। हमने कहा 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, कितना है, और हमने कहा 30 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हो आपको। ठीक है ना, तो इसमें अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, क्या होती है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। याद रहेगा, नोट कर लीजिए। हाँ, सेमीकंडक्टर जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, आप पढ़ी हो ना, थोड़ा बहुत पढ़ी होंगी, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब उस सेमीकंडक्टर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आप, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर और जनरेट होंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, जनरेट होंगे, जिससे होगा क्या, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है, करंट और फ्लो होगा अच्छी तरह से, है कि नहीं, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। भाई कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है, तो यह है टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है ना, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर है। इसकी आगे की जो कहानी होगी, जैसे कि ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब ये नॉन ओमिक और ओमिक ये दोनों ही क्या होते हैं, ओम्स लॉ के लिमिटेशन है। क्या है, हाँ, कोई पूछे आपकी लिमिटेशन ऑफ लूम्स क्या, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ बताइए, तो आप ओमिक और नॉन ओमिक का एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो लिमिटेशन आपने बता दिया। क्लियर, दोनों का। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज़ और पैरेलल और मिक्स्ड ग्रुपिंग में।
और ये पढ़ने के बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, ओके। और वो पढ़ेंगे लास्ट में, लेकिन अभी मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि RT ये कितना होता है, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, ये पढ़ेंगे और इस पर कुछ सवाल करेंगे पहले। तो आज तो टाइम नहीं है ना, तो नेक्स्ट क्लास कल नहीं परसों हमारी होगी, तो इसके आगे हम रेजिस्टेंस की जो कहानी होगी ख़त्म करते हुए इलेक्ट्रिक सेल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। किसका? सेल का। सेल क्या होता है, सेल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ओके। तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।